नमस्कार दोस्त, स्टडी मिनट में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आज तीसरा दिन है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को स्टडी मिनट के द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम निरंतर आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम में अति लाभदायक होगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू किया जाए। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा। जब भी किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उसका वायुमंडलीय दाब वहाँ पे जो दाब होगा वह अधिक हो जाएगा, जिसके कारण त्रिज्या उसका बढ़ जाएगा। तो जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई है अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम तरंगदैर्घ्य होगी। देखिए दैर्ध्य वृद्धि होगी। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या समझिए। यंग्स मॉडुलस का इक्वेशन, जो इलास्टिसिटी का जो इक्वेशन होता है, उसमें क्या होता है कि ए स्ट्रेस यानी प्रतिबल, हिंदी में लिखते हैं प्रतिबल डिवाइडेड बाई होता है विकृति, प्रतिबल बटा विकृति होता है। प्रतिबल क्या होता है तो F बाई ए होता है, और विकृति क्या होता है तो चेंज इन एल बटा एल होता है, विकृति यह होता है। तो इसको आगे इसको और ड्राइव किया जाए अच्छे से, तो क्या हो जाता है जब उसको लिखिएगा एफ बटा ए और बाई चेंज इन एल बटा एल, तो यहाँ से आ जाएगा क्या एफ इंटू एल बटा एल चेंज इन एल इंटू ए, इतना आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि यहाँ से जब आप रेशियो निकालिएगा चेंज इन एल का, तो वह हो जाता है कितना, वह हो जाता है एल बाई ए हो जाता है। तो एल बाई ए मीन्स क्या, तो बेलन। देखिए चूँकि वह तार जो है वह बेलन का रहेगा तो 4πr² के रूप में, 4πr² के रूप में रहेगा। तो यहाँ से एल बाई आर स्क्वायर का एक इक्वेशन आ जाता है, एल बाई आर स्क्वायर का एक इक्वेशन आ जाता है। यहाँ से आपको इक्वेशन आ जाएगा एल बाई आर का एक इक्वेशन आ जाएगा, एल बाई आर स्क्वायर का इक्वेशन एक आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम हमेशा एक ऑप्शन ए रख करके देखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सभी का डाटा रख के देखेंगे। तो पहला का ए का देखते हैं डाटा रख करके, तो 1 एल के जगह पे 1 बटा आर स्क्वायर के जगह पे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4, यानी आ जाएगा 0.25। फिर दूसरा बी का रख करके देखेंगे तो ऊपर 2 और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी 0.25। फिर सी का रख करके देखेंगे तो 3 और बटा में 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25, और यह आएगा 1.3 के अप्रॉक्स में आएगा। फिर डी के बारे में हम रख करके देखेंगे, डी का ऑप्शन रख करके देखेंगे तो डी का ऑप्शन रख करके देखेंगे तो 1 बटा 1 का स्क्वायर 1, तो यह आ जाएगा 1, यानी सबसे ज़्यादा उनमें से एक का अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि किसका होगा तो सी का, क्योंकि 3/1.5 का स्क्वायर कर रहे थे तो 1.3 के अप्रॉक्स आया, तो ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। देखिए स्याही का सोखना कोशिकत्व का कारण, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना कोशिकत्व का कारण, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना कोशिकत्व का कारण, पौधे की जड़ों से जल इसके पर्ण समूहन की ओर बढ़ना। देखिए यह इसका एकमात्र कारण कोशिकत्व नहीं है, इसका एक दूसरा कारण क्या है, जाइलम का प्रस्वेदन, जाइलम का प्रस्वेदन एवं संसंजन,
एवं संसंजन इसका कारण है। जाइलम का प्रस्वेदन एवं संसंजन इसका कारण है। पौधे की जड़ों से जल जो ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है, उसके दो कारण, एक कोशिकत्व और दूसरा कारण है जाइलम का प्रस्वेदन एवं संसंजन। तो इसके लिए दो कारण, यानी कि सिर्फ कोशिकत्व के कारण ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? देखिए, तरल कहने का अर्थ क्या हुआ कि सॉलिड, तरल मतलब होता है सॉलिड और प्लस लिक्विड दोनों का मिश्रण, तरल का अर्थ यह हुआ। तो कोई वहीं जिसका पृष्ठ तनाव, जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा वह ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो तरल का पृष्ठ तनाव, तरल का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगी तो उसका आकार क्या होगा? देखिए, जब कभी भी क्या होगा कि झील की तली से उठ करके वायु का बुलबुला जब ऊपर आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वायु दाब वहाँ पे कम होगा और उसका आकृति क्या होगा, बुलबुले का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या है? पहले इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। दो परतों के बीच, दो द्रवों की दो परतों के बीच जब द्रवों अपने दो परतों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करती है तो वही उसी को श्यानता बोलते हैं। तो ताप बढ़ाने पे द्रव की श्यानता घटती है और गैस की श्यानता, ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। तो हमेशा ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटेगी, लेकिन अगर गैस के बारे में पूछा जाए ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता तो वह बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, क्यों? होता क्या है, जब हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, ऊंचाई पे जब उड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वायु दाब कम हो जाता है, और जो पेन के अंदर, जो स्याही के अंदर जो दाब रहता है, जो स्याही का जो दाब रहता है, वह दाब और वायु दाब दोनों साम्य स्थिति में नहीं रह पाता है। यह वायु दाब कम हो गया और स्याही के अंदर का वायु दाब ज़्यादा था, तो दोनों साम्य स्थिति में नहीं रह पाता है, जिसके कारण नींब से रिसने लगता है। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, क्यों? तो वायु दाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट दोनों पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं। चलिए, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो तो निम्नलिखित में से कौन सा मौसम दशा इंगित करता है? 3 कंडीशन याद रख लीजिए। पहला क्या, जब अचानक गिरने लगे तब क्या होगा? तो जब पाठ्यांक अचानक गिरने लगे तब आएगा आंधी। दूसरा कंडीशन क्या है, जब धीरे धीरे गिरे, जब पाठ्यांक जो है धीरे धीरे गिरे तब क्या होगा? तब होगा वर्षा। और तीसरा कंडीशन क्या है, जब पाठ्यांक ऊपर चढ़े, पाठ्यांक जब ऊपर चढ़े या बढ़े तब क्या होगा? तो तब होगा मौसम साफ। 3 कंडीशन याद रखिए। एक, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो आंधी आएगा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरे तो वर्षा आएगा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ होगा। इसमें कन्फ्यूजन यदि है तो इसको हम थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच से चलते हैं। देखिए होगा क्या, थोड़ा सोचिए, याद करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अचानक गिर गया, मेरा पेड़ पौधा है, मान लीजिए पेड़ पौधा है यहाँ पे, और वह अचानक गिर गया। तो अचानक पेड़ पौधा कब गिरेगा? तो जब आंधी आएगा तब। यानी याद रखिए, जब अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक जब नीचे गिरने लगे अचानक, तब आंधी आ जाएगा। अब देखिए, जब मेरा पेड़ पौधा है, जब वह धीरे धीरे नीचे गिरे तब हम समझेंगे क्या कि
मेरा वह तब समझेंगे कि बारिश आने वाला है। तो यहाँ याद रखिए कि जब पाठ्यांक धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश आएगा। जब ऊपर चढ़ने लगे, पेड़ पौधा जो है ऊपर चढ़ने लगे, हलहलाने लगे, एकदम पत्ती हिलने डुलने लगे, मौसम खुशबूनामा हो जाए, तो समझेंगे कि मौसम साफ हो रहा है। इसको याद करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? और एस्फाल्ट। पेट्रोलियम का जो परिष्करण होता है वह है प्रभाजी आसवन विधि से। पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है वह है प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और उसके बाद जो उत्पाद होता है परिष्करण के बाद वह है एस्फाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? यह क्योंकि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है। अब देखिए क्या होता है, जल मान लीजिए कि यह जल का सतह है, यह सबसे निचला और यह ऊपर पॉइंट है। अब ठंडे के दिन में क्या हुआ कि यह तापमान धीरे धीरे गिर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से यह घट गया। तो द्रव का घनत्व जो है, जल का घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। तो जब इसका घनत्व जब इसका टेम्परेचर जब गिर रहा था जाड़े के दिन में, तो उससे पहले 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था कि द्रव का जो कण है वह नीचे आकर के बैठ जा रहा था, क्योंकि घनत्व अधिकतम है तो नीचे आकर के बैठ गया। अब ऊपर का तापमान धीरे धीरे घटते चला जा रहा है क्योंकि मौसम घट रहा है, और जब तापमान घट चुका है तो यह हल्का होकर के नीचे नहीं आ पाएगा, तो वहीं पे रह जाएगा। अब यहाँ पे यह रह गया, जल का ऊपरी का सतह ऊपर ही रह गया। अब यहाँ पे वह बना लिया बर्फ, लेकिन नीचे चूंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक वह द्रव अवस्था में था ही, तो नीचे जल द्रव अवस्था में रह जाता है, लेकिन ऊपर बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में रह जाता है। तो क्या है, तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, यही कारण है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित क्यों रहते हैं? सेम, दोनों क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम ही है, क्योंकि शीतकाल में होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक से नीचे आ जाता है वायुमंडलीय उस समय जो टेम्परेचर मेरा होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होता है कि जल का जितना भी कण था वह सब नीचे आ गया रहता है, जितना भी जल का कण है सब नीचे आ गया रहता है। और लेकिन यहाँ पे चूंकि अब 0 डिग्री सेल्सियस में नीचे जाने पर यह बर्फ बन गया रहता है, और नीचे चूंकि अभी द्रव अवस्था में ही है, तो द्रव अवस्था में है तो नीचे जितने जलीय जीव हैं वह जीवित रह जाते हैं। और देखिए यहाँ एक और कंसेप्ट समझिए क्या है, जब यहाँ यह बर्फ बन जाता है, तो बर्फ बन जाने के बाद क्या होता है कि नीचे का जो ऊष्मा है यानी गर्म जल है वह ऊपर उसको नीचे के ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता है, यह एक परत बना देता है, तो इसे बाहर नहीं निकलने देता है, जिसके कारण टेम्परेचर नीचे ही रह जाता है, ऊष्मा नीचे ही रह जाता है, और नीचे का जल द्रव अवस्था में ही रहता है, जिसके कारण जलीय जीव जीवित रह जाते हैं। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ऑप्शन डी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, हमेशा घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। मात्रा बदलेगा, देखिए घनत्व होता है डी, और डी इज इक्वल टू होता है एम बटा भी। यहाँ देखिए वस्तु की मात्रा अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए मात्रा जब यहाँ पे बदलेगा उसका आयतन भी बदल जाएगा, तो घनत्व दोनों यदि बदल जाएगा समान कांस्टेंट में, तो इस पे डेंसिटी पे कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, तो वहीं घनत्व अपरिवर्तित रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सारा केल्विन में, तो केल्विन से हमको अब सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। तो एक मेरा फॉर्मूला होता है C - 0/100 बराबर
केल्विन के माइनस 273/100। यहाँ से देखिए यह 100 और यह 100 ख़त्म, और c माइनस 0 को हम c लिख सकते हैं। तो c बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, के माइनस 273। और c के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो जल का घनत्व अधिकतम सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो या सेल्सियस में कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। तो 4 बराबर के माइनस 273, और के बराबर हो जाएगा 273 प्लस 4 इक्वल टू 277 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, 1/9 भाग। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का 1/9 भाग, और जब कभी साधारण जल में पूछे तो 1/10 भाग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समुद्र का जल के घनत्व अधिक होता है, और जिसका जल का घनत्व अधिक होगा उसमें कम भाग ऊपर रहेगा। तो जब भी समुद्र में पूछेगा या समुद्र में जब भी पूछेगा तो 1/9, और साधारण नदी या साधारण जल में पूछेगा तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि यह गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है और इसमें एक हम बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं। तो यहाँ पे सोचिए कि जितना स्पेस यहाँ पे यह जितना बर्फ़ का टुकड़ा लिया होगा उतना यहाँ से पानी को विस्थापित कर दिया होगा। तो जितना वह स्पेस लेता है वह पानी को विस्थापित कर देता है। तो उसके बाद क्या होगा कि यदि यह पिघलता भी है, अपने भार के बराबर जितना बर्फ़ का भार यह डूबा हुआ रहता है उतना विस्थापित कर देता है। तो होता क्या है कि जब वह पिघलेगा भी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी तो पानी का स्तर क्या होगा पिघलने के बाद, तो उतना ही होगा। ऑप्शन सी। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या होगा, वह कुछ ऊपर उठता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा होता है। तो जब वह सागर में घुसेगा तो घनत्व ज़्यादा होने के कारण वह ऊपर उठ जाएगा। तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। ऑप्शन ए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। ऑप्शन ए। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है। समुद्रीय जल का घनत्व बता रहे थे। समुद्रीय जल का घनत्व साधारण जल के घनत्व से समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए वह तैरने में वहाँ आसान होता है। तो इस ऑप्शन में कहीं भी घनत्व का चर्चा नहीं है। तो घनत्व किस पे डिपेंड करता है, तो जो समुद्री जल चूँकि नमकीन रहता है और नमकीन होने के कारण उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है। तो घनत्व ऑप्शन में आ रहता तो घनत्व भी होता, लेकिन घनत्व ऑप्शन में नहीं है, इसके कारण हो जाएगा समुद्री जल नमकीन होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। जब भी कभी भी दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों के एक साथ संपर्क में लाया जाएगा तो हमेशा छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। जब भी याद कर लीजिए, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो हमेशा जो छोटा बुलबुला है वह छोटा होगा और जो बड़ा बुलबुला है वह बड़ा होगा। चलिए, तो आज का टॉप 20 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुआ है डिस्कशन हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रतिदिन इस तरह के क्वेश्चन लाते रहेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा हो।